इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल्स। तो सेल्स के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये मेरे पास एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसको एक कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से एक की के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो है मेरे पास सेल। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये आर जो रेजिस्टेंस है बेटा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मैंने ये मान लिया। आपको ये बताना है कि करंट थ्रू द सेल क्या होगा बेटा, ई बाय आर प्लस आर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब करंट थ्रू द सेल विल बी मैक्सिमम कब, अगर कैपिटल आर जीरो है। तो बेटा व्हाट इज द मैक्सिमम करंट थ्रू द सेल, ई बाय स्मॉल आर। और कब होगा, इफ सेल इज शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो हो गया। इन शॉर्ट डायग्राम इज लाइक दिस, ये ई, ये आर। अब अगर मैं सेल को ऐसे कनेक्ट कर दूं तो सेल से मैक्सिमम करंट आएगा एंड दिस मैक्सिमम करंट इज ई बाय आर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेल से मैक्सिमम करंट कब होगा, जब सेल शॉर्ट सर्किटेड होगा। ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब यहीं से अगर मैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पे आ जाऊं, हमें सेल्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक देखना है सेल्स इन सीरीज, एक देखना है सेल्स इन पैरेलल, और एक देखना है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज बैटरी। अगर हम सेल को सीरीज में लगा दें तो हम उसको बैटरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से मिक्स्ड ग्रुपिंग का कब लगाना चाहिए, सीरीज में सेल्स को कब लगाना चाहिए, पैरेलल में कब लगाना चाहिए। अब हमें ये सब कुछ देखना है। अगला टॉपिक है सेल्स इन सीरीज। अब हमें सेल्स को सीरीज में देखना है। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। मतलब ये E1, ये R1, ये E2 और ये R2। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने R से कनेक्ट कर दिए। ये दो सेल सीरीज में है। अब आप देखो, इसका करंट भी इधर जाएगा, इसका करंट भी इधर जाएगा, तो टोटल करंट इधर जाएगा। अब अगर टोटल करंट इधर जाएगा तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, दोनों की ईएमएफ ऐड हो गई बाय टोटल रेजिस्टेंस हो गया R1 प्लस R2 प्लस R। ये टोटल करंट निकालने का फॉर्मूला है E1 प्लस E2 बाय R1 प्लस R2 प्लस R। आपको इस तरह से टोटल करंट निकालना है। अब एक चीज और देखनी है, जब भी करंट सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा हो तो सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो सेल क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्ज हो रहा है। और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा हो तो सेल चार्ज हो रहा होता है। तो अगर मैं पूछ लूं इस केस में पहले सेल के पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आपको ऐसे निकालना है। दूसरे सेल के पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो आपको ऐसे निकालना है। आप आई की वैल्यू रख सकते हो। इसी में अगर ये ऐसा केस ना होकर ऐसा केस होता कि ये मेरे पास एक सेल है E1 R1 और ये दूसरा सेल है E2 R2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट, ये सेल 1 हो गया, ये सेल 2 हो गया। अब देखो, इसकी वजह से करंट ऐसे चलेगा, इसकी वजह से करंट ऐसे चलेगा। अब किसी एक को डोमिनेटिंग होना पड़ेगा। अब मैंने कह दिया E1 इज ग्रेटर देन E2, तो बेटा ये डोमिनेटिंग है, तो अब नेट करंट ऐसे चलेगा। अब यहां से आई करंट ऐसे चलेगा, जैसे ये आई करंट ऐसे चलेगा तो ये आई यहां से करंट ऐसे जाएगा। हम तक क्लियर है। तो अब इसका करंट ऐसे चलेगा, इसका ऐसे चलने की कोशिश करेगा, तो दोनों फेवर ना करके अपोज कर रहे हैं। इस केस में जब आप आई निकालोगे, नेट ईएमएफ बच गई E1 माइनस E2, रेजिस्टेंस सारे सीरीज में ही है। क्लियर है। अब यहीं से यहीं पे अगर मुझे पहले सेल को देखना हो, पहला सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो आई विल राइट इट लाइक E1 माइनस IR।
दूसरे सेल को देखना हो, दूसरे सेल में चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में अंदर जा रहा है तो दूसरा सेल बेटा चार्ज हो रहा है। अगर दूसरा सेल चार्ज हो रहा है तो चार्जिंग में मैंने आपको बताया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाता है। ये अलग अलग ईएमएफ के सेल अगर सीरीज के अंदर हैं, एक तो नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है और एक पॉजिटिव से पॉजिटिव ही कनेक्ट है या नेगेटिव से नेगेटिव ही कनेक्ट है, पर है सीरीज में। सीरीज में इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि इनमें करंट क्या है पूरे सर्किट में सेम है, इसलिए इनको सीरीज बोलूंगा। ये इसी तरह का केस है। अगर मैं ये बात कर दूं कि ये मेरे पास E1 और ये R1 और ये E2 और ये R2, बस यही सर्किट है। अब ये सीरीज में है क्या पैरेलल में है, आप मुझे बताओ बेटा। करंट सर्किट में एक ही चलेगा, करंट एक चलेगा तो मैंने मान लिया इसकी वजह से करंट चल रहा है, मैंने मान लिया E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 E2 से क्या है बेटा बड़ा है। देख लो आप, इसका करंट ऐसे इसका करंट ऐसे अपोज कर रहे हैं तो I आ गया क्या E1 माइनस E2 बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस R2। अब ये मेरे पास सेल 1 था, अब इसमें I ऐसे आ रहा है। अब अगर मैं पहले सेल को देखूं, पहला सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो आई विल राइट लाइक E1 माइनस I R1, और दूसरे सेल को देखूं, दूसरा सेल चार्ज हो रहा है तो आई विल राइट इट लाइक E2 प्लस I R2। तो ये बेटा सीरीज पैरेलल की सीरीज की पहचान यही है कि दोनों सेल के पास करंट क्या होगा बेटा सेम होगा। तो सीरीज में हम सेल्स को ऐसे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आइडेंटिकल सेल सीरीज में है तो क्या रिजल्ट आता है। अब बेटा अगर n आइडेंटिकल सेल सीरीज में कनेक्ट कर दूं, जैसे ये एक सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे n सेल हैं और मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये E R। ठीक है, अब ये मेरे पास n सेल्स हैं टोटल। कितने सेल्स हैं बेटा n। अगर मैं इनका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, ये देखो सबका करंट सेम डायरेक्शन में आएगा तो बेटा ये टोटल ईएमएफ हो गई Ne और ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया NR और इधर से ये हो गया बेटा कैपिटल R। ठीक है, यहां से जो करंट की वैल्यू आएगी दैट करंट विल बी Ne बाई NR प्लस R। आप इस तरह से क्वेश्चन किया करो जब सेल सीरीज पैरेलल में आ जाए तो आप इक्विवेलेंट ईएमएफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के सिंपलीफाई कर लिया। अब यहां से अगर कैपिटल R स्मॉल nr से बड़ा हो जाए तो जो करंट आएगा वो आ जाएगा Ne बाई R। दिस इज इक्वल टू n टाइम E बाई R। दिस इज n टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी देखना बेटा। NR से बड़ा है तो R से भी बड़ा होगा, तो सिंगल सेल के कंपैरिजन में कैपिटल R के कंपैरिजन में स्मॉल r नेग्लेक्ट कर दूंगा तो ये बच जाएगा खाली। ठीक है, और अगर यहीं से कैपिटल R NR से छोटा हो जाए तो करंट आ जाएगा बेटा Ne बाई NR। n से n कट गया, दिस इज E बाई R। दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अब ऐसा इसलिए हुआ, अब जब कैपिटल R NR से छोटा है, n स्मॉल r से छोटा है तो एक R से भी तो छोटा ही होगा, तो बेटा R से छोटा होगा तो इसको तो मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, खाली R बचेगा। तो बेटा इतने सारे सेल सीरीज में लगाने का क्या फायदा हुआ। इतने सारे सेल सीरीज में लगाने का क्या कब फायदा है, जब फायदा है जब करंट ज्यादा आए। भाई 5 सेल लगा रहा हूं, एक सेल वाला ही करंट मिल रहा है, फिर क्या फायदा 5 सेल लगाने का, फिर तो एक ही लगा देता हूं। समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसलिए 5 सेल से करंट भी 5 गुना हो जाए तो बेनिफिट है। तो इससे एक पॉइंट पता लग गया, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। कौन से आइडेंटिकल सेल्स की बात कर रहा हूं, सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ external resistance used in the circuit is much greater than the internal resistance of the circuit। much greater than the internal resistance of the circuit। समझ में आ रहा है। सेल्स को सीरीज में तब लगाना चाहिए, सेल्स को सीरीज में तब लगाना चाहिए इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट इज मच ग्रेटर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आइडेंटिकल सेल है और n ही सेल है, n सेल है, आइडेंटिकल सेल है, विदाउट
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूं। इस केस में एन सेल्स है, कितना करंट चलेगा? करंट विल बी एन ई बाई एन आर, दैट विल बी इक्वल टू ई बाई आर। करंट ई बाई आर चलेगा। अब अगर मैं पहले सेल के पास ईएमएफ देखो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूं, दैट इज ई माइनस आई आर, दैट इज ई माइनस ई बाई आर इंटू आर, कैंसिल, दैट इज जीरो। दूसरे सेल के पास देखूं, वो भी ई माइनस आई आर, वो भी जीरो। मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across any cell will be zero। कब? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं किया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the combination of any 2 or 3 or 4 cells विल बी जीरो। ये सब कब है? ये सारी चीजें बेटा सिर्फ और सिर्फ तभी है जब हम सर्किट, सारे सेल आइडेंटिकल हैं, सीरीज में हैं, और हम सर्किट में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज नहीं कर रहे। अब देखते हैं, अगर रोंगली कनेक्टेड सेल है, कैसे सेल है बेटा? रोंगली कनेक्टेड सेल है, मतलब मेरे पास सर्किट तो है, इसमें से 2 सेल उल्टे लग गए, ये ई आर 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 ई आर। मैंने कहा टोटल n सेल्स हैं, m सेल्स आर रोंगली कनेक्टेड। रोंगली कनेक्टेड का मतलब है पोलैरिटी उल्टी लगा दी। रोंगली कनेक्टेड का क्या मतलब है बेटा? पोलैरिटी उल्टी लगा दी। वो ये वाले 2 सेल हैं जिनका नाम मैंने m सेल्स रख दिया है। अब एक चीज समझो बड़े ध्यान से बेटा, करंट सभी की वजह से चलता है, इनकी वजह से इधर, इनकी वजह से इधर, इसकी वजह से उल्टा। मतलब अगर ये 2 हैं तो ये इन 2 का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, बाकियों की वजह से करंट चलेगा। अगर ये 3 होते तो 3 का इफेक्ट कैंसिल कर देते, इन 3 का उधर, इन 3 का इधर, कैंसिल, बाकी जितने साल बचते बच जाते। तो अब इस केस में करंट कितना बचेगा? n टोटल नंबर ऑफ सेल में से जितने सेल उल्टे लगे हुए हैं उसका डबल इफेक्ट माइनस कर दो, क्योंकि 2 होते तो 4 का इफेक्ट कैंसिल होता, क्योंकि 2 ये 2 हो, 3 होते तो 6 का कैंसिल होता, तो नेट तो ये बच गई। और रेजिस्टेंस तो सारे यूज हो रहे हैं, तो एन आर प्लस आर हो रहा है। समझ आ गई करंट कैसे निकाला है? जितने सेल रोंगली कनेक्टेड है आइडेंटिकल में से उसका डबल माइनस कर देते हैं और रेजिस्टेंस सारा लेते हैं। ईएमएफ में ऐसा होता है। अब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कोई जो सही कनेक्ट है उसके अक्रॉस निकालना है, वो तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए लिखूंगा ई माइनस आई आर। हाँ बेटा समझ आ रही है? क्योंकि करंट तो ऐसे चल रहा है, करंट यहां से ऐसे आया, इधर से ऐसे आया, इधर से ऐसे आया, यहां पे ऐसे आया। जो सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जो सही कनेक्ट है वो तो डिस्चार्ज हो रहा है, और जो सेल रोंगली कनेक्टेड है उसके पॉजिटिव के अंदर करंट जा रहा है, मतलब वो तो चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए ये होगा ई प्लस आई आर। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि जितने सेल रोंगली कनेक्ट होंगे उसका डबल माइनस करना है ईएमएफ में, और टोटल रेजिस्टेंस सेम का सेम लेना है, एनआर ही लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सारे ही होंगे, ठीक है। और जो राइटली कनेक्टेड सेल है वो क्या होगा? हो रहा होगा बेटा, वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और जो रोंगली कनेक्टेड सेल है वो क्या हो रहा होगा? चार्ज हो रहा होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें बना लेनी है। अब हम देख रहे हैं सीरीज सेल इन सीरीज पे बेस्ड 2 क्वेश्चन है, देखना बड़े ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन आइडेंटिकल सेल है, सीरीज में कनेक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन आई एंड नंबर ऑफ सेल निकालना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछली थ्योरी वाले पार्ट में ये पढ़ा है कि इस केस में जो करंट आता है वो ई बाय आर आ जाता है,
और ये आप देखो कि ये जो करंट है ये n के इंडिपेंडेंट है, तो करंट और n में ये ग्राफ आ गया, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। ऐसा क्वेश्चन नीट या जेई मेन में प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर मैं इधर आ जाऊं, E1 R1 E2 R2 ये दो सेल है, R से लगा रखा है, कह रहा बाय शॉर्ट सर्किटिंग द सेल 1 करंट कैन बी इंक्रीज्ड इन द सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले अभी कितना करंट है ये देखना पड़ेगा। अभी जो करंट है वो है E1 प्लस E2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R, अभी इतना करंट है। अब कह रहा है उसने शॉर्ट सर्किट कर दिया सेल 1 को, सेल 1 को शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ये सेल शॉर्ट सर्किट हो गया। अब करंट यहां से ऐसे जाएगा, अब जो नया करंट आ जाएगा वो आ जाएगा E2 बाई R2 प्लस R, ये सेकेंड आ गया। कह रहा है करंट कैन बी इंक्रीज, अगर करंट इंक्रीज किया जा सकता है तो I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हो गया, I2 इज E2 बाई R2 प्लस R इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2 बाई R1 प्लस R2 प्लस R। समझ आ गई? करंट इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया। अब यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो क्या बना, E2 R1 प्लस R2 प्लस R इज ग्रेटर देन R2 प्लस R E1 प्लस E2। हाँ बेटा समझ आ गई मैंने क्या कहा है? टर्म्स को रीअरेंज किया है, टर्म्स को रीअरेंज करने के बाद मेरे पास ये टर्म बन गई। यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये बन गया E2 R1 प्लस E2 R2 प्लस E2 R इज ग्रेटर देन E1 R2 प्लस E1 R, E1 R2 प्लस E1 R प्लस E2 R2 प्लस E2 R। क्लियर है? अब यहां से E2 R2 से E2 R2 कट गया, E2 R से E2 R कट गया। हाँ भी क्लियर है? तो समझ में आया मैंने क्या कहा है? यहां से एक चीज देखना ध्यान से, क्या बच गया, ये E2 R1 शुड बी ग्रेटर देन E1 R2 प्लस E1 R। हाँ बेटा क्लियर है? अब अगर बोल दे कि E1 E2 भी बराबर है, अगर E1 और E2 भी बराबर है, ये बोल दे ऐसा हो जाए, तो बेटा ये कट जाएंगे, क्या बचेगा, R1 माइनस R2 इज ग्रेटर देन R। ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस तरह से करने हैं। अगर दोनों की ईएमएफ बराबर हो जाए तो वो रिजल्ट है, अदरवाइज आपके पास ये रिजल्ट। अगला टॉपिक है सेल्स इन पैरेलल। मैंने कहा मेरे पास आइडेंटिकल सेल है, मेरे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं। क्लियर है? सारे सीरीज में। अब अगर ये सारे सीरीज में है तो बेटा मैं क्या करूंगा, सीरीज ये सारे पैरेलल में है, अगर ये सारे पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम है, तो इक्विवेलेंट जो बनेगा वो E का E बन जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा R बाई N, और इधर आ जाएगा बेटा कैपिटल R। समझ आ गया क्या? पैरेलल में ईएमएफ सेम है तो यही सेम की सेम, सारे पैरेलल में है तो R का R बाई N और R। अब यहां से कितना करंट चलेगा, अब जो करंट चलेगा यहां से इसके पास जो करंट आएगा वो आएगा बेटा E बाई R बाई N प्लस R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पास करंट आया, यहां से I करंट है, इधर से I करंट है, तो पक्का है इधर से I बाई N होगा, 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 तभी टोटल होके I बनेगा। ये करंट का फॉर्मूला आ गया E बाई R बाई N प्लस R। यहां से अब अगर R बाई N R से बहुत बड़ा हो गया तो बेटा करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E बाई R बाई N
which can be written as NE by R, which can be written as N times current due to single cell. क्लियर है? यहीं से अगर R बाय N R से बहुत छोटा हो जाएगा तो करंट की वैल्यू आ जाएगी E बाय R विच इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो बेटा सेल सीरीज में या पैरेलल में कब कनेक्ट होने चाहिए? सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल cells should be connected in parallel only if क्या हो रहा है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा एक्सटर्नल, only if external resistance used in the circuit is much smaller than internal resistance of the circuit, internal resistance of the circuit। बेटा ध्यान रखना है सीरीज में कब लगाने थे? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा हो। पैरेलल में कब लगाने हैं? पैरेलल में कब लगाने हैं बेटा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम। अगला क्वेश्चन है, ऐसे मेरे पास n आइडेंटिकल सेल है, हर एक की ईएमएफ ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, और ऐसे ये पैरेलल में लगा दिए विदाउट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब मैंने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, हमें करंट और n में ग्राफ प्लॉट करना है। अब आप देखो, अगर ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट भी ए होगा इधर से। हाँ तक क्लियर है? तो ये भी ए है, ये भी ए है। अब ये सेल शॉर्ट सर्किट हो गया। जब भी सेल शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ करंट आता है E/R, पता है आपको? अभी हम पीछे देख चुके हैं। तो टोटल करंट कितना आ गया? टोटल करंट इज n सेल है तो NE/R। तो अगर मैं यहां से करंट में और n में ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया। जो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से करंट और n में ये ग्राफ आ गया। हाँ बेटा समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सीरीज में करंट n पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बट पैरेलल में करंट n पे डिपेंड कर रहा है। अब अगला केस है इसी में, अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, इफ सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, अगर सेल्स आइडेंटिकल नहीं है, इन शॉर्ट ये E1 R1, ये E2 R2। अब ये दो सेल पैरेलल में हैं और मुझे इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालना है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट कर दूं तो ये आ गया E इक्विवेलेंट और यहाँ पे बेटा ये आ गया R इक्विवेलेंट। हाँ बेटा क्लियर है? यहां से आपको पता होना चाहिए E इक्विवेलेंट इज समीशन I EI by RI by समीशन I 1 by RI। ठीक है, तो जैसे मतलब इन शॉर्ट अगर मैं E इक्विवेलेंट इस केस में निकालूं तो वो आएगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 by 1 by R1 प्लस 1 by R2, जिसको सोल्व करूं तो ये आ जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 by R1 प्लस R2। हाँ बेटा क्लियर है? ये इसलिए दोनों की पोलैरिटी सेम है। अगर यहाँ एक का प्लस होता और एक का माइनस होता तो बीच में प्लस की जगह क्या आ जाता बेटा? माइनस आ जाता। जो सा सेल उल्टी पोलैरिटी का उसका माइनस साइन। और यहीं से अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना हो तो 1 by R इक्विवेलेंट इज समीशन I 1 by RI, जिसको अगर मैं सोल्व कर दूं तो R इक्विवेलेंट आ जाता है R1 R2 by R1 प्लस R2। अगर नॉन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट EMF आपको ऐसे निकालनी है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दूसरे वे में पैरेलल वाले में कनेक्ट करना है। और इसमें आपको एक चीज बड़े ध्यान से याद रखनी है,
क्या अभी इन दोनों की पॉजिटिव पोलैरिटी साथ कनेक्ट है, अगर एक की नेगेटिव हो जाती तो उसके साथ वाला साइन माइनस का हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट सेम का सेम रहेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको डायरेक्टली ये पता होना चाहिए, बहुत यूजफुल रहता है। अगर यहीं से जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा भी देता हूं, क्या कि यहां पर एक E1 R1, ये उल्टा E2 R2, ये पैरेलल में। अब अगर मुझे इक्विवेलेंट निकालना था, आई विल राइट इट लाइक E1 R2 माइनस E2 R1 बाय R1 प्लस R, और R इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो वो वही का वही होगा R1 R2 बाय R1 प्लस R। हम क्या समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? इस केस में मैंने इसका इक्विवेलेंट ऐसे बना दिया, ये E इक्विवेलेंट और ये R इक्विवेलेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर उल्टी पोलैरिटी के साथ सेल्स पैरेलल में हैं तो आपको ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल पोलैरिटी सीधी पोलैरिटी के साथ वाला रिजल्ट हम पहले देख चुके हैं, ये उल्टी पोलैरिटी के साथ वाला रिजल्ट है जो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। अब हमें ये दो क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है पहला कि ये दो सेल हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रहा 3 ओम का, मुझे 3 ओम में रेजिस्टेंस पे करंट बताना, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। अब बड़े ध्यान से देखना, ये दोनों सेल पैरेलल में हैं, दोनों की सेम पोलैरिटी एक साइड पे कनेक्ट है, तो बेटा ये दोनों सेल पैरेलल में है, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं E इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। E इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2। अगर मैं इसको सोल्व करूं, E1 20, R2 6, 20 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, 120 90 210 बाई 9। हम क्या क्लियर है, 20 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 3 90, 120 प्लस 90 बाई R1 प्लस R2 9 हो गया। ये 3 पे गया 3, ये गया 70, तो ये आ गया 70 बाई 3 वोल्ट, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकालता हूं, 6 और 3 पैरेलल में है, 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस 6 दैट इज 18 बाई 9, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। R इक्विवेलेंट 2 ओम आ गया। अब जो मेरा सर्किट बन गया वो ऐसा बन गया बेटा, ये 70 बाई 3 वोल्ट, इधर 2 ओम आ गया और इधर 3 ओम। यहां से I करंट मुझे निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I ना? I विल बी इक्वल टू 70 बाई 3 बाई 70 बाई 3 बाई 5, दिस इज 14 बाई 3 एम्पियर इज योर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ट्राई करना है, इसका आंसर आपका कितना आ गया बेटा, 14 बाई 3 एम्पियर। क्लियर है? अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द करंट इन 8 ओम रजिस्टर। पहले क्या है, ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो मैं इसको कंप्लीट डायग्राम एक साथ बनाता हूं। ये बन गया बेटा, ये 15 वोल्ट, 3 ओम, 8 ओम, ये 4 और 2 6 सीरीज में आ गया, 10 वोल्ट, 6। क्लियर है? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि कैसे हम रिजल्ट निकालते हैं, क्या रिजल्ट आता है। भाई दोनों पैरेलल में हैं, तो E इक्विवेलेंट दिस विल बी 15 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, दिस इज 120 बाई 9, दिस इज 40 बाई 3 वोल्ट। क्लियर? R इक्विवेलेंट 3 और 6 का पैरेलल 2 ओम आ गया, कैपिटल R 8 ओम आ गया। 8 ओम के पास I करंट अगर मैं यहां से निकालूं तो I कितना आ गया बेटा, 40 बाई 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8, दिस इज 40 बाई 3 इंटू 10, नहीं डिवाइड बाई 10, तो बेटा आंसर इज 4 बाई 3 एम्पियर। ये दोनों क्वेश्चन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे है, और वो वाले जब दोनों की EMF सेम नहीं है तो आपका रिजल्ट कितना आ गया बेटा, सेकंड वाले का 4 बाई 3 एम्पियर, फर्स्ट वाले का कितना आ गया बेटा, 14 बाई 3 एम्पियर। कैसे किया, वही वाला फॉर्मूला लगाया, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। ये आपके पास ये रिजल्ट आपका आ गया। आपको ये कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग आपने करके देख ली बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इसमें आपको ध्यान रखना है, हमने पढ़ लिया अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा है तो सेल सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए।
अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत कम है तो सेल्स पैरेलल में कनेक्ट होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी सिचुएशन नहीं है फिर क्या करें, फिर हमें मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी पड़ती है। मिक्स्ड ग्रुपिंग में कुछ सेल्स रो में भी लगेंगे और कुछ नंबर ऑफ रोज भी होंगी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स? अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात करूं, दिस विल बी योर m इंटू एन। कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे बेटा? m इंटू एन। इस केस में फॉर मैक्सिमम करंट, कौन से करंट की बात कर रहा हूं बेटा? मैक्सिमम करंट के लिए आपको ध्यान रखना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट शुड बी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ध्यान रखना है। अब देखो ध्यान से, ये n सेल्स एक रो में है तो ये तो r हो गया, n सेल एक रो में है तो एक रो का nr आ गया, और ऐसी ऐसी m है तो nr बाय m। कैसे किया बेटा? ये r r r n बार सीरीज में है तो ये nr 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 ऐसी m रोज हैं तो nr बाय m हो गया। तो करंट मैक्सिमम तभी होगा इंटर फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके लिए ये कंडीशन चाहिए है आपको। ये डिराइव करके आती है, आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। तो मैक्सिमम करंट कितना आएगा? मैक्सिमम, वैसे अगर मैं करंट निकालूं, करंट कितना आएगा मैक्सिमम बाद में देखेंगे। ये एन ही होगा बाय एन आर बाय एम प्लस आर, ये जनरल है। अब अगर मैक्सिमम करंट की बात करूं तो मैंने आपको पहले क्या दिया, ये और ये टर्म बराबर होनी चाहिए। अगर ये और ये टर्म बराबर है तो इट शुड बी इक्वल टू एन ई बाय 2r, एन ई बाय 2r और शुड बी इक्वल टू एम ई बाय 2r। ये मैक्सिमम करंट आएगा, ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग में। मिक्स ग्रुपिंग आपको इस तरह से करनी है कि अगर आपको मैक्सिमम करंट कॉम्बिनेशन से लेना है तो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल आए, तभी मिक्स ग्रुपिंग के अंदर करंट इन द सर्किट मैक्सिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ सेल्स इस केस में कितने हैं? m इंटू एन। अगले दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 identical cells each having EMF 2 volt in internal resistance 3 ohm are given. Internal resistance 3 ohm are given. How can we connect these cells? How can we connect these cells with external resistance of 18 ohm such that current through external resistance is maximum? अब आप देखो, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो ना सीरीज में लगा सकता हूँ ना पैरेलल में लगा सकता हूँ, तो मुझे मिक्स ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। मिक्स ग्रुपिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू एन, दिस इज 24। हाँ बेटा, क्लियर है? कोई डाउट? दूसरा nr बाय m शुड बी इक्वल टू r था, याद हो आपको, मैक्सिमम करंट के लिए, ठीक है। तो यहां से आ गया n, r की वैल्यू 3 बाय m शुड बी 80, ये गया 6 पे, n इक्वल टू 6m, n की जगह 6m रखा तो यहां से आ गया 6m स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 24। तो यहां से m स्क्वायर इक्वल टू 4, m इक्वल टू 2। अगर m 2 आ गया तो n 12। हाँ बेटा, क्लियर है? इस केस में मैक्सिमम करंट कितना आया था आपको याद हो, हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, n ई बाय 2r। n की जगह कितना बेटा 12, e की वैल्यू 2 है, 2, r की वैल्यू कितनी है बेटा 80। समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 2/3 एम्पियर। मैक्सिमम करंट इतना आ गया। कैसे सेल कनेक्ट करनी चाहिए? 12 सेल्स इन ए रो एंड 2 रोज, और 2 रो होनी चाहिए। हाँ बेटा, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। 10 वोल्ट 3 ओम 2 माइक्रोफैरड 6 ओम 2 ओम, ये ऐसे दिया हुआ है। आपको चार्ज ऑन द कैपेसिटर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर्स, नीट में, एम्स में, जेई में सब में आया हुआ है। ढंग से समझना है आपको कि इसको मैं कैसे करता हूँ। आपको कभी भी कैपेसिटर पे चार्ज निकालना हो, कैपेसिटर के पैरेलल वाली ब्रांच पे। क्यों? क्योंकि बेटा ये ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी होगा। आप कैपेसिटर के पैरेलल वाली ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। जब भी बोले चार्ज ऑन कैपेसिटर, मतलब हमें स्टेडी स्टेट चार्ज निकालना है। स्टेडी स्टेट का मतलब है जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ओपन हो जाएगा। तो मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। ये 10 वोल्ट, इधर 3 ओम, ये ओपन, इधर 6 ओम, इधर 2। ठीक है, अब करंट ऐसे चलेगा।
इस ब्रांच में कोई करंट नहीं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, एक ए पॉइंट हो गया और एक क्या हो गया बेटा, बी पॉइंट हो गया। अब बड़े ध्यान से समझना है, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस पहले आई निकाल लेता हूं, व्हाट इज आई, 10/5 दैट इज 2 एम्पीयर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, ए बी के पास पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज आई इंटू आर, दिस इज 2 इंटू 2, दिस इज 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट हो गया बेटा। अगर यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ भी 4 वोल्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई करंट जा नहीं रहा, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, दैट इज 0, क्योंकि उसमें कोई करंट नहीं है। तो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ जाएगा, वो भी 4 वोल्ट होगा। क्यों 4 वोल्ट होगा बेटा, यहाँ 4 वोल्ट है तो यहाँ भी 4 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ कुछ है नहीं, ड्रॉप है नहीं, तो इसी के पास आ जाएगा 4 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज 4 वोल्ट। और अगर मैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर निकालना चाहूँ, दैट इज CV, तो दैट इज 2 into 4, दिस इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर बैटरी लगी हुई होती है, तो बेटा इसको आप VC मान लोगे, यहाँ प्लस लिख लोगे, यहाँ माइनस, फिर आप KVL लगाओगे। क्या लगाओगे, KVL, फिर उससे आंसर आ जाएगा। इन शॉर्ट, जैसे ये 4 वोल्ट आया, यहाँ बैटरी लगी हुई है, अब देखना पड़ेगा बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है या नेगेटिव। एक केस में मान लो बैटरी 2 वोल्ट की होती, तो ये या तो 2 वोल्ट ऐड हो जाएगा, या ये 2 वोल्ट इसमें से क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। बट इस ब्रांच में फिर भी कोई करंट नहीं होगा, मतलब फिर उस केस में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर या तो 6 हो जाती या 2 हो जाती। फिर आपको पहले वोल्टेज पता लग जाएगी, वहां से चार्ज निकाल लोगे। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C into V, उसको सोल्व किया, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है बेटा, मान लो यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया, इधर I3 चला गया, तो इट मींस टोटल एंटरिंग करंट इज इक्वल टू टोटल लीविंग करंट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। KCL वर्क्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर KCL काम करता है। KVL, उसके बाद आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये क्लोज लूप के लिए लगता है। इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको पता है कि पूरे क्लोज लूप के अंदर अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, चाहे बैटरी आ रही है, चाहे रेजिस्टेंस आ रहा है, चाहे कैपेसिटर आ रहा है, क्लोज लूप के अंदर उसका अलजेब्रिक सम 0 होता है। वो KVL में काम, KVL बोलते हैं उसको। KVL इज एप्लीकेबल बोथ फॉर AC एंड DC। KCL सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, टोटल एंटरिंग करंट इक्वल टू टोटल लिविंग करंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए।